मसूद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो पाकिस्तान का सदर ट्रंप की दावत पर बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होना, आप इसको किस नज़र से देखते हैं पाकिस्तान के शामिल होने को, और क्या पाकिस्तान के पास ऑप्शन था फैसला करने का? बहुत शुक्रिया। देखें, मेरे ख्याल में ये एक बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, डिप्लोमेटिक मैं समझता हूँ ब्रेक थ्रू है। और देखें, पाकिस्तान की इंटरनेशनल रिकग्निशन है, पाकिस्तान की एक रेलेवेंस की एक्सेप्टेंस है और पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस देखी गई है, पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी है, पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक वेट है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने एक्सेप्ट किया है और वो समझते हैं पाकिस्तान कैन प्ले कंस्ट्रक्टिव रोल और इसमें बोर्ड ऑफ पीस में। और बोर्ड ऑफ पीस देखें कि इसमें बेसिकली इट इज ए कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, एक बॉडी बनी है जो गजा कॉन्फ्लिक्ट को एंड कराना चाहती है और उसमें जो पॉइंट्स जो फाइनल हुए हैं उसको इम्प्लीमेंट करना चाहती है। और ये इट इज बेस्ड ऑन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन 2803, उसको वहां पर उन्होंने इम्प्लीमेंट करना है। सो पाकिस्तान की इसलिए भी है, पाकिस्तान का थ्रू आउट देखें कि जो हमारा स्टांस रहा है दैट हैज बीन फर्म और कंसिस्टेंट रहा है और हमारे 1947 से उसमें कोई तब्दीली नहीं। हम चाहते हैं कि सोवरन, इंडिपेंडेंट और एक कंटिगियस फलस्तीनी रियासत हो जिसका कैपिटल अल-कुद्स हो। 67 से पहले जो बॉर्डर्स थे वो हमें एक्सेप्टेबल है। सो उसमें पाकिस्तान ने, इसमें कोई तब्दीली रेलेवेंस नहीं है। और तो देयरफॉर देखे, पाकिस्तान दुनिया समझती है हम एक इम्पोर्टेंट किरदार इसमें अदा कर सकते हैं क्योंकि हमारे जो इन्फ्लुएंस है वेस्ट। थोड़ा सा ज़रा समझाइएगा क्योंकि आप डिफेंस एनालिस्ट हैं और ज़्यादा बेहतर समझते हैं इस तरह के मामलात को। पाकिस्तान का इस बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का मतलब हम क्या समझे? क्या पाकिस्तान के पास कोई इख्तियार भी होगा, यानी पाकिस्तान की क्या सुनी भी जाएगी, या फिर सिर्फ एक मीडिएटर के तौर पर या फिर एक ऑब्जर्वर के तौर पर पाकिस्तान की शमूलियत जो है वो इसमें रखी गई है? ऑब्जर्वर ने एज ए स्टेक होल्डर पाकिस्तान इसमें शामिल हुआ है, क्यों वो भी समझते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी समझती है, अमेरिका भी समझता है कि पाकिस्तान एक सोल्यूशन ओरिएंटेड स्टेक होल्डर है। स्टेक होल्डर का मतलब क्या कि पाकिस्तान की अफवाज जो है वो भी जा सकती है वहां पर एक पीस मिशन का हिस्सा बनकर, क्योंकि पाकिस्तान यूएन के सबसे ज़्यादा मिशंस में हिस्सा रहा है, पाकिस्तानी फ़ौज रही है। क्या इसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी फ़ौज भी जा सकती है एंड देन पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ भी रख सकता है अगर ये नहीं माना जाता है बैतुल मक़दस को दारुल हुकूमत बनाने का की जो बात कर रहा है पाकिस्तान या बाकी कंट्रीज़, तो फिर उसके बाद पाकिस्तान का स्टांस क्या होगा? जी हाँ, देखिए, पाकिस्तान ने इसको भी बड़े क्लैरिटी के साथ कहा है कि ये पाकिस्तान उसमें तब बनेगा जब हम एज ए पीस कीपिंग के रोल पे वहां पे जाएंगे। वी विल नॉट बी पार्ट ऑफ एज ए पीस इन्फोर्सर, वहां पे नहीं होंगे। सो वो क्लैरिटी है और हमारा एक बड़ा जबरदस्त बैकग्राउंड है पीस कीपिंग ऑपरेशन अक्रॉस द ग्लोब। और हम चंद साल पहले तक लीडिंग कंट्री थे दुनिया भर में, जितने भी मसाइल थे वहां पे हमारा एक बड़ा अच्छा कलीदी किरदार पाकिस्तान कर रहा है। तो अब तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से है तो एज ए पीस कीपिंग हम जा सकते हैं। ऑलरेडी एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के लिए मेजर जनरल जेस्पर है अमेरिका के, उन्होंने इसको डिटेल किया एज ए ही विल बी हेडिंग दैट फोर्स, लेकिन वो बाद में आएगी। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सीज फायर को सपोर्ट करना है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ गजा करना है और इसके बाद जो पॉइंट्स है उनको इम्प्लीमेंट कर। सो इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि गजा में जो लोगों की सफरिंग है, अभी आप देखें कल भी 11 लोग मारे गए हैं, सर्दियां हैं, बारिशें हैं, लोग वैसे भूख से मर रहे हैं। अभी भी थोड़ी देर पहले कि 3 सहाफी वहां पर इजरायली अटैक से मारे गए हैं। ब्रिगेडियर साहब, मैं ये जानना चाह रही हूँ, अगर इतना ही अमन के लिए काम हो रहा है, इसका मकसद भी अमन को परवान चढ़ाना ही है, तो फिर जो यूरोपीय ममालिक हैं, जो अमरीका के इत्तेहादी ममालिक हैं, वो क्यों इतना रिलक्टेंट हैं? खासतौर पर अगर हम बात करें कल जो रिलक्टेंट जो शो की गई है मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से, वो फिर क्यों सामने आ रही है? देखें, कल हमने वैसे अदरवाइज देखा डेवोस में जो बातचीत हुई, जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने एड्रेस किया, उसके बाद से जो रिएक्शन यूरोपियन ममालिक का, यूरोपियन यूनियन तो बेसिकली टूट गई है। देखें, अभी नेटो भी ऑलरेडी वीक हुआ, तो कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो वैसे कह दिया कि भाई सब कुछ हमारी वजह से, नेटो भी है तो यूरोपियन यूनियन भी चल रहा है, और तो वहां पे डिफरेंसेस है। लेकिन इनमें इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी कर्ज नहीं है कि दे शुड स्टैंड, दे कैन स्टैंड अगेंस्ट प्रेसिडेंट ट्रंप या यूनाइटेड स्टेट। आप देखें ना कि ग्रीनलैंड पर उन्होंने कहा है कि मैंने लेना है इसको,
आपने सिंबॉलिक और आपने यूनियन की बात कर रहे हैं 200 ब्रिगेडियर साहब, ट्रंप ने तो कल ये भी बात की है कि ये जो बोर्ड ऑफ पीस है ये यूएन का अल्टरनेटिव भी हो सकता है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और कह रहे हैं कि उसकी जो चेयर है ना वो ताहयात उनके पास रहेगी, चाहे वो सदर ना भी रहे, उनकी टर्म खत्म भी हो जाए, ताहयात कायद जो है ना बोर्ड ऑफ पीस वही तब्दीलियां करते ट्रंप रहेंगे इस बोर्ड ऑफ पीस के। तो ये आपको कैसा लग रहा है, दुनिया इसको मानेगी, दुनिया इसको एक्सेप्ट करेगी? देखें अभी आपके सामने है कि यूनाइटेड नेशन की क्या हैसियत रही है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने यूनानिमसली रेजोल्यूशंस पास किए हैं, फर्स्ट सीज़फायर गजा में नहीं इंप्लीमेंट हुआ। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बारहा रेजोल्यूशंस पास हुई, वीटो कर दिया गया। इवन जब कंसेंसस के साथ रेजोल्यूशंस पास भी हुई तो दैट वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड ऑन ग्राउंड, क्योंकि इजराइल ने मानने से इनकार कर दिया। सो दैट इज द क्रेडिबिलिटी ऑफ यूनाइटेड नेशन जो वर्ल्ड वार 2 के बाद बनी थी। लेकिन बोर्ड ऑफ पीस में ये है, अगर ये चीजें होंगी जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा कि मैंने पीस के लिए जाना है, मैंने मीडिएट करवाना है और एड्रेस डिस्प्यूट्स कराने हैं, तो मेरे ख्याल में एक टेस्ट है, लिटमस टेस्ट है ये। इस पे जब ऑन ग्राउंड ये बैठेंगे, जो चीजें इंप्लीमेंट होंगे, तो कल आपके जम्मू एंड कश्मीर भी इस फोरम पे रेस हो सकता है। सो पाकिस्तान की वहां पे भी इंपॉर्टेंस आएगी, वो मुस्लिम ममालिक जो वहां पे होंगे उनकी वहां भी इंपॉर्टेंस होगी। सो मेरा ख्याल उस पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, और हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए। देखे दुनिया में अमेरिका एक पावर है, लेकिन ये यूनिपोलर अभी वो भी नहीं है। अब से मल्टीपोलर वर्ल्ड है, दुनिया में 3 बड़ी ताकतें हैं, अमेरिका है, रशिया और चाइना है। लेकिन अमेरिका सिंस इसके प्रीवेल ज्यादा करता है 758 बेसिस से अक्रॉस द ग्लोब, सो वो अपनी एक्सटेंस शो करता है। तो मेरा ख्याल में फ्यूचर में ये बोर्ड ऑफ पीस चीज बस आपसे पूछना चाहूंगी, फिर इसको हम कंक्लूड करते हैं। जो इसमें हायरार्की बनाई गई है इस बोर्ड ऑफ पीस में, सारे ममालिक को, खासतौर अमेरिका को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, फिर उसके नीचे और भी जो हायरार्की है, जो गाजा के लोग हैं, जो फलस्तीन के लोग हैं, उनको इस हायरार्की में तकरीबन सबसे एंड पे रखा गया, या नजरअंदाज ही हम कह सकते हैं कर दिया गया है। इसको फिर आप किस तरह से देख रहे हैं, अगर वहां के लोगों को ही शामिल नहीं करना इसमें? लेकिन ऐसा है कि जो बोर्ड ऑफ पीस है उसमें यकीनन देखें सारे इंपॉर्टेंट है, अगर बाकी अमेरिकन से या टोनी ब्लेयर उसमें शामिल हुआ है। एक एग्जीक्यूटिव पार्टी जो है उसमें देखें, एग्जीक्यूटिव पार्टी में इजिप्ट का भी है, कतरीस भी है, और फलस्तीनी एक बंदा उसमें शामिल है। लेकिन उसके बाद एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट बनेगी, ये सारे मिलके काम कर रहे होंगे। तो देखें कि इससे इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि बोर्ड ऑफ पीस का डिसीजन आता है, एग्जीक्यूटिव कमेटी विल इंश्योर कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है और वो कंसेंट होगा टेक्नोक्रेटिक जो सेटअप वहां पे बनेगी। सो ग्राउंड में फिर इस जो ISF जो इंटर स्टेबलाइजेशन फोर्स होगी वो वहां पे होगी। तो मेरा ख्याल उससे जो चीजें भी इम्प्लीमेंटेशन भी होगी, ये जो लोग होंगे टेक्नोक्रेट्स ऑन बोर्ड लिए जाएंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली देखिए, जब ये चीजें इन प्लेस होंगी तो रिलीफ मिलेगा, लोगों की सफरिंग कम होंगी, एटलीस्ट गजा के लोग सुकून का सांस ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि लास्टिंग पीस वहाँ पर होना चाहिए। एंड वी रिमेंबर जब सीज फायर हुआ था और ट्रंप ने आगे बढ़कर बात की थी कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए, तो गजा और फ़लस्तीन के अंदर जश्न भी मनाया गया था कि फाइनली उनकी सफरिंग जो है ना वो एक एंड की तरफ पहुँचने वाली है। लेट्स सी अब इसका नतीजा क्या निकलता है। उम्मीद हमारी ये है कि ये एंड हो फ़लस्तीन और गजा के रहने वालों की जो सफरिंग्स हैं उनका। बहुत बहुत शुक्रिया